सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग आए हुए साइंस से जुड़ा हुआ 100 प्रश्न का चर्चा करेंगे। आपको पहले एक तरीका जो बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिएगा। आपको एक ही प्रश्न के साथ बहुत प्रश्न का रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, विटामिन का खोज किसने किया, ऐसा प्रश्न है, तो आपको खुद भी चाहिए कि विटामिन से जुड़ा हुआ जितना प्रश्न आपको याद है उसे आप जरूर याद करिए। आइए हम लोग आया हुआ प्रश्न का चर्चा शुरू करते हैं। विभिन्न परीक्षार्थियों का मांग था साइंस का क्वेश्चन रिवीजन करा दिया जाए। हाल में जो जीडी का एग्जाम है तो इधर प्रतिदिन अब साइंस से जुड़ा प्रश्न आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले देखिए छात्र, आया हुआ प्रश्न है एनिलिडा ग्रुप में कौन सा जंतु है। एनिलिडा, आपको जानकारी होना चाहिए कि जंतु जगत का वर्गीकरण, जिन्हें आधुनिक जंतु जगत का वर्गीकरण का जनक कहते हैं, वह थे कैरोलस लिनियस। उन्होंने कोशिका के आधार पर जंतुओं को 2 भाग, एक कोशिकीय जीव और बहु कोशिकीय जीव में विभाजित किया और बहु कोशिकीय जीवों को 9 संघ में बांटा गया और उसी 9 संघ 9 फाइलम में एक है एनिलिडा और उसका उदाहरण है केचुआ और जोंक। अब केचुआ आ गया तो केचुआ से जुड़ा प्रश्न आपको याद कर लेना है। केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं। केचुआ का उत्पादन वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुआ में नेत्र नहीं होता है। केचुआ द्विलिंगी जीव है जिसे हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। एनिलिडा से जुड़ा प्रश्न। अगला प्रश्न आप याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा संघ में कौन सा जीव है। सीधा क्वेश्चन, सबसे बड़ा जंतु संघ कौन है, तो आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा संघ में ही लगभग 9 लाख जंतु शामिल है और इसमें जो भी जंतु है उसका रक्त का रंग लाल नहीं होता है। इसमें उदाहरण है मकड़ी, तिलचट्टा, बिच्छू, तितली, मधुमक्खी, मक्खी, यह सब जो है आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। अब यहाँ पर बिच्छू आ गया। बिच्छू के लिए प्रश्न आता है कि बिच्छू में विष जहर कहाँ होता है, तो उसके डंक में होता है। झींगा मछली भी आर्थ्रोपोडा में ही है। झींगा मछली के उत्पादन को गुलाबी क्रांति कहा जाता है। कीट भी आर्थ्रोपोडा में है। कीट में टांगों का संख्या आपको बराबर मिलेगा, इसका संख्या 3 जोड़ी होता है। आगे प्रश्न पर आइए, मोलस्का ग्रुप में कौन सा जीव है। मोलस्का, मोलस्का का संघ में शामिल जंतुओं का रक्त का रंग नीला और हरा होता है और नीला और हरा होने का कारण हीमोसाइनिन है। जैसे मनुष्य के रक्त का रंग लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन है, उसी तरह से मोलस्का संघ के जंतुओं का रक्त नीला और हरा होने का कारण हीमोसाइनिन है। और इसमें शामिल क्या है, इसमें शामिल है घोंघा, सीप। एक और आता है कि ऐसा जीव जिसमें एनिलिडा और मोलस्का दोनों का गुण है, तब उसका आंसर होता है नियोपिलीना। नियोपिलीना। ऑक्टोपस एक जीव है, वह भी जो है मोलस्का में ही शामिल है। अगला प्रश्न आइए, इकाइनोडर्मेटा संघ में कौन सा जंतु है, तो इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली, जिसे हम लोग स्टार फिश भी कहते हैं, ब्रिटल स्टार है। अगला प्रश्न, मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। पाचन क्रिया के लिए कुछ क्वेश्चन याद कर लेना है कि मनुष्य के मुख से लेकर मल द्वार तक पूरा जो अंग है उसको क्या कहा जाता है, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसका लंबाई 32 फीट से 36 फीट होता है। जैसे पाचन का प्रारंभ मुख से,
उसी तरह से मनुष्य में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, यह भी प्रश्न आता है। तो छोटी आंत या इलियम में होता है। आगे बढ़िए छात्र। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? हम लोग के शरीर में दो तरह का शिराएं होता है, जिसको हम लोग नली नुमा रचना होता है दो तरह का, एक शिरा है और दूसरा धमनी है। शिरा को भेन कहते हैं और शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और इसमें प्रवाह का दिशा शरीर से हृदय की ओर होता है, जबकि धमनी में आर्टरीज में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और इसमें प्रवाह दिशा हृदय से शरीर की ओर होता है। सीधा आपको याद कर लेना है, मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन है? एरोटा। हृदय के सतह को रक्त पहुंचाने वाला धमनी कौन है? कोरोनरी धमनी। और इसी कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल के जमाव होने से हृदय आघात, हार्ट अटैक रोग होता है। आगे बढ़िए। फिर कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसा है जो जल में घुल जाता है और बाकी अन्य विटामिन जल में नहीं, वसा में घुलनशील है। बी और सी जल में और बाकी अन्य विटामिन वसा में घुलनशील है। इसके बाद सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम जो है रक्त दाब को नियंत्रित करता है। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, आपको पता है रक्त के द्वारा धमनी पर बनाए गए दाब को ही रक्त दाब कहते हैं और मनुष्य का रक्त दाब 120/80 mmHg होता है। और रक्त दाब मापी यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। इसी तरह से आगे आप याद करते रहिए। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या है? स्टेथोस्कोप है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। और एड्रिनल हार्मोन भी जो है हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है और हृदय के धड़कन को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने के लिए एक यंत्र लगाया जाता है, पेसमेकर या गति प्रेरक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? तब आंसर होता है लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल आपको पता है दूध से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। अभी हम लोग एक जंतु संघ किए एनिलिडा, उससे जुड़ा प्रश्न आया हुआ है कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग से होता है? इसको समझ लीजिए। उत्सर्जन का मतलब होता है कि मानव शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में बहुत सा हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता रहता है। अब जैसे हम लोग शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जी पदार्थ हो गया और इसको बाहर निकालने वाला अंग को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो उसी तरह से एनिलिडा संघ के जीवों में उत्सर्जन अंग कौन है? यही आया हुआ क्वेश्चन है। तब आंसर है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया। आगे, मूत्र का पीएच मान क्या है? तो मूत्र का पीएच मान जो है 6 है। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण से? यह भी आते रहता है यूरोक्रोम के कारण से। फिर इसके बाद जो है ऐसा ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों गुण पाया जाता है, जिसे हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि, दोनों गुण, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। तो मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन है? अग्नाशय, पेनक्रियाज।
जैसे सबसे बड़ा ग्रंथि आपको यकृत याद है, उसी तरह से आपको याद कर लें दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि अग्नाशय है, और अग्नाशय में ही एक अंग है लैंगरहैंस की द्वीपिका, और उस लैंगरहैंस की द्वीपिका से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, और यह इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है और शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसीलिए सीधा क्वेश्चन भी आता है कि इंसुलिन के कम निकलने से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह या डायबिटीज होता है, और मधुमेह किस अंग को प्रभावित करता है, तो अग्नाशय को प्रभावित करता है। इंसुलिन का खोजकर्ता भी आपको याद कर लेना है, बेंटिंग और बेस्ट है। आगे याद करिएगा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो यहाँ सीधे आपको याद करना है कि पीयूष ग्रंथि कैसा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसका मतलब क्या होता है कि इससे निकलने वाला पदार्थ शरीर के अंदर में ही रह जाता है, और यह कहाँ होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है, और यह शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है, लेकिन चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि है, काफ़ी अधिक हार्मोन इससे निकलता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आगे बढ़िएगा, पौधों को, पादपों को सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, कंपोस्ट। सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। फिर है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो यह जो है अवसादी सेडिमेंट्री रॉक या परतदार चट्टान में पाया जाता है। खनिज तेल के अलावा कोयला भी इसी चट्टान में, आग्नेय चट्टान में ही पाया जाता है, और जो हमारा पृथ्वी का ऊपर वाला भाग भू प्रॉपर्टी है, उसका अधिकांश भाग लगभग 75% भाग अवसादी चट्टान से ही बना हुआ है। गुब्बारों को उड़ाने में और हवाई जहाज के टायर में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है हीलियम है। फिर डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है, तो कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो इथेनॉल के अधिक सेवन से यकृत प्रभावित होता है, और यकृत को 2 रोग भी प्रभावित करता है, पीलिया और हेपेटाइटिस, और यकृत से ही पीत रस निकलता है, और यह मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। फिर उसके बाद सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है। अम्ल के बारे में आप जानते हैं कि जो स्वाद में खट्टा होता है, नीला लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है, और इसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो सभी अम्ल में पाया जाने वाला एक तत्व है हाइड्रोजन। फिर इसके बाद जो है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है, तो पालक है, और लोहा की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया या अरक्तता या रक्तहीनता, और इस रोग में मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी होने से ऑक्सीजन का आपूर्ति सप्लाई कम होने लगता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो आंसर होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया। और यह भी एक क्वेश्चन आता है कि जो खिलाड़ी एथलेटिक्स होता है वह च्युइंगम खाता है, और उस च्युइंगम के ऊपर एक परत होता है, वह क्या चीज का परत होता है, वह जो है कार्बोहाइड्रेट का परत होता है, इसीलिए खिलाड़ी लोग च्युइंगम खाता रहता है। आगे बढ़िए छात्र, मानव जाति के लिए
ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ओजोन परत ओजोन गैस O3 से बना है और यह समताप मंडल में स्थित होता है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके मनुष्य को मानव कैंसर से बचाता है। और इस परत को सबसे अधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस करता है। तो इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो यह किससे रोकता है? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे, जिसका खोज किसने किया? कार्ल रिटर ने खोज किया है। फिर इसके बाद जो है आता है टाइफाइड। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं और इसको रोकने के लिए एक औषधि दवा का नाम क्या है? क्लोरोमाइसीटीन। यह भी आपको याद रखना है। आगे आता है गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप जो है 24 कैरेट का होता है। और इसी में आ जाता है कि 75% शुद्ध रहेगा तो वह कितने कैरेट का हो जाएगा? तो आप समझ रहे हैं 24 कैरेट का मतलब 100%, तो 75% के लिए कितना कैरेट हो जाएगा? 18 कैरेट। इस तरह से आता है। सीनेवार किसका अयस्क है? तो सीनेवार जो है पारा Hg का अयस्क है और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है पारा है। और पारा का हिमांक बिंदु किस ताप पर वह जम जाता है? तो -39 डिग्री C पर जम जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट पारा का क्या है? 357 डिग्री C है। आगे याद करिए, शरीर में तापमान का नियंत्रण कौन करता है? तो आंसर होता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क जो हमारा ही है इसी में एक भाग है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का दो काम है, एक है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और दूसरा है प्यास का अनुभव कराना। इसीलिए इसे प्यास का केंद्र भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी मरता कहाँ है? प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। और आरबीसी का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहाड़ पर जाता है तो आरबीसी के आयतन में क्या होता है? यह भी क्वेश्चन आता है। तो आरबीसी के आयतन में वृद्धि होता रहता है। आगे है कशेरुक दंड, वर्टेब्रल कॉलम, जिसको हम लोग रीढ़ भी बोलते हैं, में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो हड्डियों का संख्या प्रारंभ में 33 होता है और बाद में 26 हो जाता है। और जो रीढ़ होता है उसमें जो छोटा छोटा हड्डी है उसी के बारे में संख्या पूछ रहा है 33। और एक हड्डी दूसरे हड्डी से इधर उधर घसक जाता है तो जिसको हम लोग बोलचाल में बोलते हैं रीढ़ में काफ़ी दर्द है, उसको स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस। बीसीजी का पूरा नाम आपको याद रख लेना है, बैसिलस कैलेमट ग्यूरिन। बैसिलस कैलेमट ग्यूरिन यह बीसीजी का पूरा नाम है। उसी तरह से एथलीट फुट एक रोग है और वह किसके कारण होता है? कवक के कारण। और कवक के द्वारा ही फैलाए जाने वाला एक और रोग है दमा है, दमा, अस्थमा जिसको बोलते हैं। और फाइलेरियल रोग कृमि वर्म के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु की वेग दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? वेग को दुगना करने पर। तो आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का सूत्र है ½ mv²।
तो v स्क्वायर है तो दुगना कर दिए तो 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा गतिज ऊर्जा? 4 गुना हो जाता है। गति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। आगे जो है आप देखिए अगला क्वेश्चन है, वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में रखा जाता है? वट वृक्ष, तब आंसर होता है आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। फिर इसके बाद जो है एक उपनाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल उससे काफी निकलता है। ध्यान रखिएगा, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्या हो गया कि ऐसे पेड़ जो पतझड़ में झड़ते नहीं है बल्कि उससे फूल काफी निकलता है और वह पेड़ जो है लाल फूल से भर जाता है। फिर है पेनिसिलिन किससे बनता है? तो कवक से। आपको यहाँ याद कर लेना है पेनिसिलिन के लिए 2 क्वेश्चन कि विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन है? तो पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। और पेनिसिलिन किस कवक से बनता है? तो पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से। आगे है लाइकेन एक जीव है जिसमें 2 जीव के मिलने से बना है, तो वह जीव कौन है? शैवाल और कवक। उसमें शैवाल, लाइकेन में शैवाल का भी गुण है और कवक का भी गुण है। जैसे वायरस है, विषाणु, विषाणु में भी जो है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों का गुण है, सजीव का भी और निर्जीव का भी। उसी तरह से जो लाइकेन है उसमें शैवाल का भी गुण है और कवक का भी गुण है। जो लिटमस पत्र होता है वह भी एक लाइकेन से ही बनता है। किस लाइकेन से? रोसेला नामक लाइकेन से बनता है। फिर है लौंग किससे प्राप्त होता है? बराबर आने वाला यह प्रश्न है। तो यह जो है पुष्प कलिका से जो है प्राप्त होता है, पुष्प कलिका से। इसके बाद भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तब आंसर होता है कटक में है, उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वह जो है मनीला में है। आगे बढ़िए, प्रकाश संश्लेषण का खोज किसने किया? प्रकाश संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तब आंसर होता है मेल्विन और केल्विन को जो है मिलता है। किस पदार्थ के संग्रह से मांसपेशियों में थकावट होता है? तब आंसर है लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकावट आता है। फिर किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों में प्रतिरोध क्षमता पैदा होता है? तब आंसर है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन तक होता है। फिर इसके बाद कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, अपोहन। अगला है मनुष्य के नेत्र का रंग कौन निर्धारित करता है? तो आंसर है आइरिस। आइरिस के का 2 काम है, एक मनुष्य के नेत्र का रंग निर्धारित करना और दूसरा काम है नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। फिर जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो उसका नाम है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। बराबर आते रहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हम लोग पीछे चर्चा किए, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ये हार्मोन है और इस हार्मोन का एक उपनाम भी है लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं।
मनुष्य में निषेचन क्रिया फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तब यह जो है फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफलेशिया। रेफलेशिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है। आपने देखा छात्र कि आपको साइंस से जुड़ा हुआ लगभग 100 प्रश्न को आपके सामने लाया गया। आप इसे एक बार देखें और इससे जुड़ा प्रश्न भी आप स्वयं याद करने का प्रयास करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और यह जो अभी होने वाला एग्जाम है जीडी का, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।